बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर साजिद ढिल्लू के यूट्यूब चैनल से खुशामदीद। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो बड़ी ही जवान शख्सियत है, यानी नौजवान हम उन्हें कहेंगे। उनकी उम्र जो है 35 से 36 साल है और बरतानिया में मुकीम है, लेकिन है पाकिस्तानी। पाकिस्तान में से जो है फैसलाबाद से एक गाँव से उनका ताल्लुक है और बड़ी टफ लाइफ गुजार के आज एक सक्सेसफुल ज़िंदगी बरतानिया में गुजार रहे हैं। इस पूरी कामयाबी का सफ़र जो है वो हम आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। तो वन एंड ओनली अली आसिफ साहब, जो कि लाइफ कोच भी हैं और सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट यूके क्लब के, जो उनका एक क्लब है, हम उनसे डिटेल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल-चाल है? कैसे तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक-ठाक, ज़ुबैर भाई आप कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक। अली भाई, रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है बरतानिया में? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर भाई, इस दफ़ा तो रमज़ानुल मुबारक जो है ना, वो पहली दफ़ा, सच्ची बात बताऊँ, बचपन के बाद ये पहली दफ़ा रमज़ान है जो प्रॉपर अच्छे तरीके से गुज़र रहा है। वो कहते हैं ना कि हर बुरी सिचुएशन में कोई ना कोई जो है ना, वो एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो ये जो कोरोना वायरस है ना, इसने एक सबसे बड़ा कमाल ये किया कि इतना टाइम दे दिया कि इस दफ़ा बंदा घर पे बड़े सुकून के साथ रोज़े रख रहा है, इबादत कर रहा है। वो जो रश काम पे जाने का, काम पे वापस आने का, वो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला रमज़ान है जो मेरा बहुत सुकून से गुज़रा है। चले, पाकिस्तान में तो बहुत से लोग जो है वो फैमिलीज़ में रह के तंग आ गए हैं और आप कह रहे हैं सुकून से गुज़रा, बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले अली भाई शुरू करेंगे, रमज़ानुल मुबारक तो चल रहा, आखिरी अशरा, अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। सबसे पहले आप ये बताएँ कि फैसलाबाद से जिस गाँव से आपका ताल्लुक है, उस गाँव का क्या तारुफ़ है? आप उस गाँव में आज से 36 साल पहले पैदा हुए और एक पूरी लाइफ गुज़ार के आज आप माशाल्लाह बरतानिया में बैठे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और गाँव वाले जो आपके हैं, जो आपके नेबर थे, आपके रिश्तेदार थे, उनको माशाल्लाह फ़ख्र है आपके ऊपर। तो सबसे पहले आप बताएँ कि आप किस गाँव से आपका ताल्लुक है? आप जब पैदा हुए तो आपने क्या ज़िंदगी का मिशन उसी वक़्त सोच लिया था कि आप 2020-21 में जो है आप बरतानिया में बैठे होंगे? ज़ुबैर भाई, फैसलाबाद में जिस गाँव से ताल्लुक है, वो जड़ावाला रोड के ऊपर है। उसका नाम है चक नंबर 215। और जब हमने आँख खोली थी, तो उस दौरान उस गाँव में जो लिटरेसी रेट था, वो लेस देन 10% था, कि 10% से भी कम बच्चे जो हैं, वो स्कूल में जाया करते थे। और जो आपके माँ-बाप होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे आपकी माँ जो होती है, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी पूरी ज़िंदगी का एक विज़न बनाने में। क्योंकि आप उसकी गोद में जो पहले 2-3 साल गुज़ारते हैं ना, तो उस दौरान जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत-बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म बना देती है। तो जब हमने आँख खोली थी, बहुत मुश्किल हालात थे। ऐसे भी हालात थे कि एक टाइम का खाना था, तो दूसरे टाइम के खाने की कोई गारंटी नहीं थी। हमारी वालिदा अकेली थीं, जिनके ज़िम्मे 5 बच्चे थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ सबको पाला-पोसा। हम 2 भाई से मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं, फिर मेरे भाई हैं, देन उसके बाद मैं हूँ। तो अम्मी जान ने शुरू से ही बता दिया था कि बेटा, ये मत देखो कि हालात कैसे हैं। हमेशा ये ज़हन में रखो कि हालात जैसे भी हैं तुम बदल सकते हो। अल्लाह सुब्हाना तआला ने तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में लिखी है। जिस हाल में पैदा हुए, मैं इस हाल में तुम्हें जो भी बेस्ट पॉसिबल एक गिफ्ट वो तुम्हें दे सकती हूँ, और वो है एजुकेशन का। तालीम का गिफ्ट जो है मेरे पास है, वो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, बाकी तूने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। और डे 1 से जो उनका लेसन था, वो बड़े सिंपल थे। कहती थी कि बेटा, तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। कहती जब काबिल बन जाते हो ना, तो फिर कामयाबी तुम्हारे पीछे भागती है। लेकिन जब सिर्फ़ तुम तालीम के पीछे भागते हो ना, तो फिर तुम्हें वही पता जो दुनिया ने तुम्हें बताया। और काबिलियत क्या होती है कि आप खुद से जानते हैं, सेल्फ लर्निंग, आप खुद से इल्म को हासिल करते हैं। और फिर उनका कहना था कि बेटा, जब किसी काबिल बन जाओ, तो इंसानियत के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लोगों को नहीं भूलना, अपनी रूट्स को, अपनी बुनियाद को नहीं भूलना। तो वो जो एक उनका सिंपल प्रोटोकॉल था ना, डे 1 से जो उनकी छोटी-सी गाइडेंस थी, उन्होंने डे 1 से मेरी ज़िंदगी की बुनियाद रख दी कि मैंने तालीम नहीं लेनी, मैंने काबिलियत के पीछे भागना है। ये क्योंकि तालीम में वालिदा मोहतरमा का कौल था, जिसको आपने अपना मिशन बना लिया और उस मिशन के लिए आप मेहनत आपने शुरू कर दी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनका वही था कि क्योंकि देखिए ज़ुबैर भाई, हमारा मसला पता क्या होता है कि हम तालीम के पीछे भागते हैं। तालीम और जो है ना काबिलियत, तालीम और इल्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत-बहुत बड़ा फ़र्क है। जब हम तालीम के पीछे भागते हैं, तो हम लकीर के फ़कीर बनते हैं।
लेकिन जब आप काबिलियत के पीछे भागते हैं, इल्म के पीछे भागते हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होती है, आपके अंदर वो थिंक डिफरेंट वाली मेंटालिटी भी आती है, और आप कुछ हटके भी सोचते हैं। अगर आपको आपका टीचर बता रहा है 2+2 4 हो गए, तो आप पूछते हैं ये 4 क्यों हुए? आप उसके पीछे लॉजिक को भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो रट्टा सिस्टम से आप निकल आते हैं। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, वो करते 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 आज अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान करीम है कि हिस्ट्री का पहला पाकिस्तानी हूं जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना है। आज तक मुझसे पहले कोई पाकिस्तानी बोर्ड तक नहीं पहुंचा। तो अल्लाह सुब्हान तआला का एहसान करीम है कि वो माँ जिसका एक टाइम का खाने के पैसे नहीं होते थे, आज अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी इज्जत दी है कि आज यूके जैसी कंट्री में मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो वाइस प्रेसिडेंट बना माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का। सो आपकी वही बात, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि जो आपकी माँ बाप जो छोटे होते आपके कानों में जो चीजें डालते हैं, जिनको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि पैसे के पीछे भागना है, कामयाबी के पीछे भागना है, या तालीम के पीछे भागना है। वो उससे कुछ बड़ा मिशन देना चाहिए माँ बाप को। क्योंकि देखिए, या आप पैसे के लिए काम करते हैं या पैसा आपके लिए काम करता है। ये चॉइस आपने मेक करने की, आपने कौन सा वाला बनना है। या आप तालीम हासिल करते हैं या काबिलियत हासिल करते हैं। और जब काबिल आप बनते हैं, तो अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते, क्योंकि काबिल बनना जरूरी है। अली भाई ये बताइएगा कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो वालिदैन ने आपको सिखाया, जो आपकी तरबियत की, तो उसी बेस पे आपने काबिलियत हासिल की माशाल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड बदल चुका है अब यूथ ये समझती है मेरे ख्याल से, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहता हूँ, स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट होता है, स्टूडेंट जो है स्पेशली यूथ जो है वो ये कहती है वालिदैन को कि माँ जी तुहानू नहीं पता, मैनू सारा पता है, मैं बाहर निकलिया, अब्बा जी तुहानू नहीं पता। पेरेंट्स को वो लिफ्ट नहीं करवाते, पेरेंट्स की बात को वो बड़ी छोटी बात समझते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें सब पता है क्योंकि हम बाहर मार्केट में निकलते हैं। लेकिन आपने जो बताया ये डिफरेंट चीज है, आपने उनको फॉलो किया माँ वालिदैन का कॉल। तो यूथ को क्या मैसेज देंगे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको नहीं पता मुझे सब पता है, ये कैसे खत्म होगा? देखें, जो हमारे वालिदैन है ना, वो एक डिफरेंट दौर में उन्होंने उम्र गुजारी, हम डिफरेंट दौर में उम्र गुजार रहे हैं। अगर आज मैं अपनी अम्मी से पूछूं ना कि अम्मी आईफोन मुझे चलाना सिखा दें, तो वो बेचारी नहीं सिखा पाएंगी, क्योंकि उनको इनका पता ही नहीं है। तो जहां पे करियर चॉइस की बात आ जाती है ना, वो आपने खुद चूज करना है। जैसे आपने 12वीं 13वीं में या ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स को सिर्फ यही पता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना। मेरी अम्मी को बेचारी को आज भी नहीं पता मैं क्या करता हूँ। वो यही कहते हैं कि हाँ, जो भी करता बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहा है। करियर चॉइस आपने मेक करनी है। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है ना, जिसको बोलते हैं तरबियत, जिसको बोलते हैं कि आपकी फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं कि आपकी शख्सियत, वो माँ-बाप निखारते हैं। वो माँ-बाप को पता, वो आपको नहीं पता, वो माँ-बाप ने आपकी बनानी है। और अगर आपने माँ-बाप की तरबियत, ये जिसको रूट्स बोलते हैं, आज भी मैं पूरे यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 10 स्पीकर्स के अंदर आता हूँ। अगर मैं जाके पूरी दुनिया में बोलता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी अम्मी की तस्वीर दिखाता हूँ कि ये वो औरत है जिसने मुझे इस मुकाम पे लेके आया। हमारे यहाँ मसला ये कि हम वालिदैन को जाहिल बोल के या उनको बताते हैं उनको कुछ पता नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना नाकामी की वजह है। हमें बनाने में उन्होंने पता नहीं क्या-क्या एफर्ट किया, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। हमारी तरबियत, हमारी ज़हनियत उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। लेकिन करियर कैसे चूज़ करना ये आपने डिसाइड करना है। सो देयर इज़ अ थिन लाइन कि जब आपके पास एक अक्ल और शऊर आ जाता है, तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, ये चूज़ आपने करना। वो आपके माँ-बाप आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि उन्होंने आजकल के दौर में ज़िंदगी गुज़ारी ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, आज मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं अपनी अम्मी से अगर 30 साल पहले पूछता तो बेचारी को पता ही नहीं था लाइफ कोच के नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। तो करियर आपने चूज़ करना, प्रोफ़ेशन आपने चूज़ करना, बट जो तरबियत है ना, वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी। और जो उन्होंने शुरू में आपको चीज़ें बताई हैं, ये है कि अगर आपने वो तरबियत जब इग्नोर की हैं, ठीक होगी आप तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तरबियत ही वालिदैन अच्छी करते हैं, जिसको हम यकीनन हमें फिर यूथ को स्पेशली बच्चों को फॉलो करना चाहिए। अच्छा अली भाई, आपकी स्कूलिंग क्या उसी गांव से थी? उसके बाद इंटरमीडिएट आपने कहा किया, अपना जरा एकेडमिया का जो आपका करियर है वो मुझे बताइएगा, तालीम कहाँ-कहाँ से हासिल की आपने? मैंने अपना ज़ुबैर भाई वही गाँव के छोटे से जो हमारा टाटों वाला जो स्कूल था वहीं से हासिल की। उसके बाद फिर जो मैंने इवन गया हूँ हाई स्कूल तक, टोटल वो जो मेरी एजुकेशन है वो टाटों वाला स्कूल की थी।
और फिर उसके बाद मैंने फैसलाबाद के अंदर ही एक गवर्नमेंट का कॉलेज था जहां से मैंने की थी ग्रेजुएशन, और मास्टर्स फिर मैंने यूके के अंदर आके किया। लेकिन डिफरेंस क्या था, छोटी एज के साथ ही मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी थी। मैं छोटी एज में अपने टीचर्स के का क्या करता था कि दूसरी तीसरी क्लास के बाद ही ना मुझे एक शौक पैदा हो गया कि जब क्लास खत्म हो जानी, मैंने टीचर का बोलना कि मैं उसकी कुर्सी साफ कर देनी, उसका साइकिल साफ कर देना, फिर उसके पास बैठ जाना, कहना कि मुझे इंग्लिश सिखाओ, मुझे कुछ मुख्तलिफ सिखाओ, कि टीचिंग से हट के मुझे कुछ चीजें सिखाओ। आपको पता उस दौर में हमारी जो इंग्लिश शुरू होती थी वो छठी, सातवीं, आठवीं से जाके कहीं शुरू होती थी। मैं लकी था कि मुझे तीसरी क्लास से ही ABC वगैरह कब पता चलना शुरू हो गया। तो हमारा इश्यू ये है कि हमें जो टीचर पढ़ाते हैं ना, हम सिर्फ उसी के ऊपर मुतमिन हो जाते हैं। जब तक बच्चा अपने अंदर का जो देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, ये पैराशूट की तरह है, इसको जितना फैलाएंगे ये उतना फैलेगा। लेकिन अगर आपको जो टीचर्स ने बता दिया, आपने वही सीख लिया और वहां से निकल आए, तो आपने टेक्निकली कुछ भी हासिल नहीं किया, आपने सिर्फ रट्टा लगाया। नंबर वन। नंबर टू, हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारे सिस्टम में खराबी, हमारे टीचर्स में खराबी। नहीं, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। आपको सिखाने कोई भी नहीं आएगा, आपने सीखने के लिए जाना है। जो सेल्फ लर्निंग है वो बार बार मैं बात करता हूँ कि हमें अपने बच्चों को इनकरेज करनी कि बेटा सेल्फ लर्निंग, और सेल्फ लर्निंग दो तरह से होती है। वन, हम बच्चे को इजाजत देंगे वो सवाल पूछे, वो हमारा बच्चा दूसरा सवाल पूछता, साथ ही बाप का जूता मजाल की तरह आता, और उसके बाद बेचारा वो कभी जिंदगी में सवाल ही नहीं पूछता। नंबर वन। नंबर टू, हमें बच्चे को फैसिलिटेट करना है कि तालीम से हटके भी उसके साथ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। और अगर बच्चा फेल भी हो जाता तो वो हमारा बच्चा, हमें उसको भी गले से लगाना है। ये जब तक तीन चीजें हमारे सिस्टम में नहीं आएंगी ना जुबैर भाई, तब तक हमारा सिस्टम कामयाब नहीं होगा। गाली भाई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को, हमने देखा वो हमेशा डांट डपट पे लगे रहते हैं, लेकिन उनसे जरा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। पूछना चाहिए कि बेटा ये तो तुम्हारा स्कूल का काम था, कॉलेज का काम था, हो गया। फ्रेंडशिप कैसी चल रही है, गली मोहल्लों में खेल कैसे रहे हो तुम, क्रिकेट कैसे खेल रहे हो, स्पोर्ट्स कैसे कर रहे हो। एक फ्रेंडली गपशप होनी चाहिए, उससे जो है कि यकीनन बच्चों में एक एतमाद बहाल होता है और बच्चा जो है खुल के बातचीत करता है। अली भाई, जब आपने ग्रेजुएशन की और आपने किस सब्जेक्ट में की, और किस पॉइंट में आके, किस जगह पे आके आपने फैसला किया कि अब आप मास्टर आप यूके से करेंगे, पाकिस्तान से नहीं करेंगे, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था? उसमें जुबैर भाई, मैंने जब मैट्रिक में आया था तो पता उस टाइम पे एक क्रेज था कि हर बंदे ने साइंस रखना है। जो साइंस रखेगा वो लायक है, जो आर्ट्स रखेगा वो नालायक है, ये पैमाना था। तो उस दौरान मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, वालदा ने यही फैसला किया कि तुमने भी, क्योंकि मैं नंबर लेने वाला स्टूडेंट नहीं था, बट मैं इंटेलिजेंट था, कि वो जो नंबर बड़े बड़े लेते मैं उनमें से नहीं था। मैं एक एवरेज नंबर लेके, लेकिन क्लास में मेरा वो डिफरेंट नाम हुआ करता था, टीचर के साथ एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे फिर वालिदैन की ख्वाहिश के सामने, भाई बहनों की ख्वाहिश के सामने मुझे रखनी पड़ी साइंस। आप यकीन मानिए मुझे साइंस की समझ ही नहीं आई। जब फाइनल हमारे एग्जाम्स हुए, जब तब नंबर हुआ करते थे, आई थिंक 750 या 850 हुआ करते थे। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ, मैंने मेरे इंग्लिश में तब हमारे 150 मार्क्स थे, मेरे इंग्लिश में 135 आए थे। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस और जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में मेरे हार्डली, मेरे ख्याल में 40 नंबर आए थे, बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ था। उसके बाद मैंने घर वालों के सामने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा अगर मुझे कामयाब होने देखना आप लोगों ने, तो प्लीज लेट मी चूज व्हाट आई वांट टू बी। यहाँ पे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। एक, जो साइंस रखता सिर्फ वही लायक नहीं होता, जो आर्ट्स रखता वो भी लायक हो सकता है। सिर्फ हर बच्चे का अपना एक इंटेलिजेंस लेवल और एक अपनी दिलचस्पी होती है। तो मैं लकी था कि मेरी अम्मी ने बोला, कहती बेटा जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद मैं कॉमर्स में आ गया, मैंने आई कॉम किया, बी कॉम किया, फिर उसके बाद मैंने MBA किया। तो ये होता है कि जो जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो साइंस जो रखता है वही लायक होता है, और सेकेंडली अगर नंबर कम है तो उसके बाद बच्चा अगर बैक ट्रैक होके वो फील्ड चूज करता है जिसके अंदर उसकी एबिलिटीज है, तो पेरेंट्स को उसको टैप अप करना चाहिए कि बेटा जबरदस्त, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। यहाँ पे क्योंकि बच्चे के पास शऊर आ जाता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि उसको फिर बैकअप करें। तो मैं लकी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैकअप किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर हालात का तकाजा था कि मुझे काम करना था। काम फिर मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाए, घर वालों की हालात बदले। तब सबसे बड़ा क्रेज था कि जी आपने घर बेहतर करना, आपने फ्रिज लेना, आपने मोटरसाइकिल लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाहिशें थी वो सबकी पूरी की। फिर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मैं जिस कंपनी में जॉब किया करता था, मेरे, अच्छा आप जब भी होता है ना जुबैर भी, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, जैसे आप माशाल्लाह जर्नलिज्म में है,
कहीं ना कहीं पे आपको लाइफ के अंदर ना एक निशानी मिलती कि ये चीज आपको एक्साइट करती है, ये चीज आप करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, जैसे निशानियां मिलती हैं। तो मुझे निशानियां मिलती थी कि मैंने ना स्पीकिंग में जाना है, मतलब मुझे स्पीकर बनने का बहुत शौक था। लेकिन वही बात है कि कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमारा जो एक कंपटीशन हुआ था कंपनी का, तो मैंने 2-3 कंपटीशन विन किए, तो फाइनल कंपटीशन में मुझे आउट कर दिया गया। और उसमें जिस साहब ने मुझे आउट किया, उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। स्पीकर नहीं बन सकते, चैलेंज अब मिल गया आपको। एग्जैक्टली अब वो चीज ने यकीन कर मुझे अंदर से इतना तोड़ दिया ना कि मुझे बड़ा दुख लगा। लेकिन अब अगेन अगेन एक हमारी यूथ के लिए लेसन है। अगर कोई बंदा आपको ओपिनियन देता है, ये उसकी ओपिनियन आपकी रियलिटी नहीं है, पहली चीज। सेकेंडली, हार मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। अब मेरे पास चॉइस थी कि उसकी बातों को मैं अपने दिल पे सवार करके इसको बिल्कुल ही गिव अप कर देता, या जब भी आप फेल होते हैं आपके पास 3 रीजंस होती हैं। पहली चीज, या तो वाकई ही अभी आपके अंदर खामियां हैं जो आपको बेहतर करनी है, या अभी आपका टाइम ही नहीं है, या तीसरी चीज के खालिके कायनात ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है, जो चाहते हैं कि आपको वक्ती नाकामी मिले और आपको वो बड़े चीजों से नवाजें। अगर मैं वो कंपटीशन विन कर लेता, मैं कभी भी यूके ना आता और आज मैं कभी भी हिस्ट्री का पहला पाकिस्तानी ना बनता जो माइक्रोसॉफ्ट का स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बन के पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। तो अच्छा, जब भी आप नाकाम होते हैं, आपको चैलेंज मिला था, जिस साहब ने आपको कहा था कि आप कभी जिंदगी में स्पीकर नहीं बन सकते, तो वो बात आपके माइंड में क्लिक करती रही, उस चीज को चैलेंज समझ के जो है आज माशाल्लाह आप इस जगह पे पहुंचे हैं। तो यकीनन आपने जो अज़म कर रखा होता है, वहाँ पूरा उसको पूरा करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अली भाई, आप यूके पहुंच गए, आपने मास्टर किया वहाँ, उसके बाद क्या आपने स्टडी के साथ ही जॉब शुरू कर दी? और मैंने देखा बड़े-बड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए मास्टर्स करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, कुछ को जॉब्स नहीं मिलती, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने इतनी जल्दी सफ़र कैसे तय किया? आप यूके पहुँचे, क्या जाते ही आपको रहाइश मिल गई? क्या जाते ही आपको वहाँ पे ईज़ी लाइफ़स्टाइल मिल गया? और दूसरा ये बताइएगा साथ कि आपको जॉब्स अपॉर्च्युनिटी आपने कैसे अवेल की वहाँ पे? अच्छा उसमें जुबैर भी पता क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम ये होता है जैसे मैंने पहले बताया ना, या आप पैसे के पीछे भागते हैं या आप काबिलियत के पीछे भागते हैं। अगर आपने पैसे के पीछे भागना है ना, तो फिर आप हमेशा सारी जिंदगी पैसे के गुलाम रहेंगे। आप कभी भी पैसे की गुलामी से बाहर नहीं आ पाएंगे। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। पैसा हमारी जिंदगी में होना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में आसानियां हो और हम दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो 30 साल से पहले पीरियड होता है ना, ये यूथ के लिए खास तौर पे लेसन है। आपकी एज में 3 स्टेजेस होती हैं। अप टू 30 जो एज होती है इसको बोलते हैं लर्निंग की एज होती है। 30 से 50 की जो एज होती है ये होती है अर्निंग की, और 50 से अबव की एज होती है वो रिटर्निंग की होती है। सो लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। जो आपकी लर्निंग की एज है ना, उसमें अगर आप पैसे के चक्कर में पड़ गए तो बेटा आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जाने वाले, ये पक्की बात है। तो उस दौरान लर्निंग इज एवरीथिंग फॉर यू। तो मैं जब यूके आया था, मैं इस मकसद, मुझे पता था कि मैंने पैसा कमाना है, लेकिन मैं एक तहिया करके आया था कि मैंने ऐसे पैसा नहीं कमाना, मैंने सबसे पहले डिग्री पे फोकस करना, नंबर 1। नंबर 2, मैंने वो जॉब करनी जिसकी मेरे अंदर काबिलियत है, किसी काम से नफरत नहीं है। तो जब मैं यूके आया था तो मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पिक किया, उन्होंने मुझे अपने घर भी लेके, और दूसरे दिन उन्होंने मुझसे मुआवजत कर ली कि मेरा लैंडलॉर्ड अब इजाजत नहीं देता, अब आपने अपने लिए कुछ खुद अरेंज करना है। थोड़े से मैं पाउंड्स भी लेके आया था पाकिस्तान से, जो कि थोड़े से थे। उस इंसान को कभी भी मैं गिला नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मेरी मुझे पहले दिन जो पिक किया था, उसका एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हर बंदे की अपनी मजबूरियां हैं। तो उसके बाद यकीन माने कि जुबैर भाई ये कंडीशन थी कि 3-4 दिनों में मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैं रोड पे सो रहा था, वेट करता था कि सारे सो जाएं, तो मैं बेंच पे जाके सो जाया करता था। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मेरे पास पीने के लिए पानी था और खाने के लिए सिर्फ बिस्किट हुआ करते थे। और ये 1 दिन की कहानी नहीं, ये 7 दिन की कहानी है। लगातार 7 दिन आप ऐसा हुआ था। मुसलसल जो है बेंचों पे लेटते रहे, वहाँ कोई जो है बिल्कुल। आपके पास शेल्टर नहीं था किसी किस्म का? शेल्टर नहीं था। कॉलेज में वॉक करके जाता था, वॉक इतनी बड़ी थी कि मुझे वॉक करते-करते 2 घंटे लग जाते थे कॉलेज जाते-जाते। वापस आना तो बस्ते को वो जो बैग होता था सर पे नीचे रख के सो जाना और सुबह फिर चले जाना। लेकिन जो ये सबसे खूबसूरती जो आपको कभी भी अच्छा टाइम नहीं सिखाता, आपको आपका बुरा वक़्त सिखाता है। आपकी आज़माइशें आपको सिखाती हैं। जब आपके ऊपर आज़माइशें आती हैं ना, मेरे ऊपर भी जब आज़माइश आई थी, तो पहले ही मेरे पास चॉइस थी कि यार मैं घर वापस चला जाऊँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है।
फिर मैंने सोचा यार मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूं कि सिर्फ भूख की वजह से मैं घर वापस जा रहा हूं। आज अगर मैं नाकाम होता हूं तो एक पूरी नस्ल मुझे देख के नाकाम हो जाएगी, जो कहेगी कि नहीं, गरीबों के बच्चे गरीब ही रहेंगे, वो कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। नंबर 2, उसी टाइम पे मैंने सोचा नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला कभी भी इंसान की बर्दाश्त से ज्यादा उसके ऊपर कभी भी आजमाइश नहीं लेके आते, पहली चीज। दूसरा, वो जब भी लेके आते हैं तो उसका मकसद होता है वो आपके अंदर छुपी कमजोरियों को निकालना चाहते हैं और आपको बेहतर करना चाहते हैं। मेरे अंदर कमजोरी क्या थी? पाकिस्तानी वाली कमजोरी थी। मुझे लगता मैं जहां पे भी फंसूंगा कोई ना कोई आके मुझे बचा लेगा, जहां पे भी फंसूंगा कोई ना कोई आके मेरा हाथ पकड़ लेगा। उस वक्त ने मुझे आके सिखाया कि नहीं, अरे बेटा ये तेरी वॉर है, तूने खुद विन करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला के भरोसे पे तूने खुद ही विन करनी। उसके बाद यकीन करें, वो एक यकीन सा हो गया कि मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे कभी डूबने नहीं देंगे, वो मेरा हाथ पकड़ के रखेंगे। उसी दौरान लोग आते थे, मुझे ऑफर करते थे कि टेक अवे में जॉब कर लो, शॉप पे काम कर लो। मैं कहता मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये अनदर लेसन है यूथ के लिए कि आपने लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करना। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमारी लाइफ में एक प्लान बी है और एक प्लान ए है, ए प्लान ए कामयाब ना हो तो हम बी कर लेंगे। मैं कहता हूँ बेटा नहीं, जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाई थी ना, कश्तियां जला दो। जब कश्तियां जलाओगे तो पता चलेगा मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं, अब मैंने यहीं पे सारा कुछ करना है। तो मेरे पास एक ही प्लान था कि नहीं, मैंने अपनी काबिलियत के हिसाब से जॉब करनी है, डू एंड डाई वाला किसी जॉब चक्कर से था, नफरत नहीं। जी, डू एंड डाई वाला चक्कर था बस। डू एंड डाई वाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान फिर कुछ ऐसा लक, एक स्ट्रोक ऑफ लक था, जिस कंपनी में आज भी मैं हूँ, उसी कंपनी में किसी तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। और जो मेरे बॉस थे, आज भी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उन्होंने मुझे को कहा था कि यार मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये कंडीशन आ गई कि उस बंदे ने मुझे अपनी कंपनी का टोटल चार्ज सँभाल दिया। कहते ये कंपनी जाने तुम जानो, इस पूरी कंपनी को सँभालो। वजह क्या थी? मैं उस कंपनी में वो नॉलेज लेके आया था, मैं उस कंपनी के अंदर वो स्किल लेके आया था, मैं उस कंपनी का नक्शा बदल के रख दिया था 2 साल के अंदर-अंदर। आप अगर जॉब आपको मिलती है ना, तो आप सिर्फ वो काम करें जो आपको बताया जा रहा है, तो आपको कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है आप अपने इनिशिएटिव यूज़ करें, खुद से कुछ करें, कंपनी के अंदर एक ऐसा डिफरेंस मेक करें कि लोगों को नज़र आए कि यार इस बंदे ने आके हालत ही बदल दी है। आपकी इस बात को फॉलो करते हुए कि इनोवेशन लेके आए, नए आइडियाज लेके आए, क्रिएटिविटी लेके आए, तो आप जो है अपनी कंपनी में तरक्की कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि आप अपने बॉसेस को तरक्की करते हुए देखते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हमारे बॉस कर रहे हैं, अगर हमने ये काम कर दिया तो हम तरक्की कर जाएंगे। दूसरा जो आपने तरीका बताया कि इनोवेशन लेके आए, क्रिएटिविटी लेके आए, कुछ डिफरेंट लेके आए, तो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो लोग अपने बॉसेस को फॉलो करते हैं या जो ट्रेंड्स ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं उनको फॉलो करते हैं, वो तरक्की ना पाने की उनकी यही राज है कि वो क्रिएटिविटी नहीं लेके आते? देखिए, जो आपका बॉस है ना, हमारा सबसे बड़ा इश्यू पता क्या होता है कि हम समझते हैं जो हमारा मैनेजर है या हमारा मालिक है या बॉस है ना, ये यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ है। आज ज़ुबैर भाई आपको देख के कोई भी बंदा कह सकता है कि यार ज़ुबैर का आज माशाल्लाह एक यूट्यूब चैनल है, इस बंदे का तुक्का लग गया, ये जर्नलिज्म में चला गया, इसने कोई मेहनत-शेहनत नहीं की। कितना आसानी से लोग आपके ऊपर एक एक छाप लगा सकते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ी, क्या परेशानी देखना पड़ी, किस तरह के फेलियर, किस तरह के सेल्फ डाउट के साथ आपने फाइट की, सिर्फ आपको पता है। ये किसी को नहीं पता, ठीक है? हमारा प्रॉब्लम ये कि जब हम अपने मैनेजर्स को देखते हैं, अपने बॉसेस को देखते हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो तुक्का इनका लग गया। नहीं, कोई इंसान भी किसी जगह पे बैठा, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मेहनत है, उसकी कोई ना कोई हिम्मत है। तो आप कितने लकी हैं कि आप उस इंसान के साथ अपने आप को अटैच करें। मैंने जैसे बोला ना कि कुआं कभी आपके पास चल के नहीं आता, आपको कुएं के पास चल के जाना पड़ेगा। मेरी शुरू से ये आदत रही, लोग इसको टीसी बोले बोले, मुझे कोई इस चीज से लेना देना नहीं। मैं कहता हूं जब आप अपने बॉस के लिए आसानियां पैदा करेंगे, वो आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आप उसके पास बैठे, उससे सीखें कि वो क्या कर रहा है, जो सीख रहा है फिर उसके अंदर इनोवेशन लेके आए कि सर ये ऐसे नहीं, अगर हम ऐसे करें। जो तो इडियट बॉस होगा, वो अब वो आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जो बंदे का पुत्र होगा वो उस आइडिया को एक्सेप्ट भी करेगा और पीछे हट के आपको आगे करेगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मैनेजर के लिए आसानी पैदा करनी। उसके लिए उसको कोई नए आइडियाज़ लेके देने हैं। जो तो इडियट होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो बंदे का पुत्र होगा, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप ज़ुबैर भाई कभी भी जॉब के अंदर अपने टाइम की वजह से ग्रोथ नहीं करते, आप अपनी वैल्यू की वजह से करते हैं। आपने अगर अपने टेबल पे आके बैठ के सिर्फ टाइम गुज़ारना है, तो आपको कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ मिलेगी जब आपने कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने वैल्यू ऐड करें
और अपने मैनेजर के लिए आसानी पैदा करें। आज मैं अपने वेंचर चला रहा हूँ, वो बंदे मुझे ज़्यादा पसंद है जो मेरे साथ मेरे मिल के काम करते हैं, ना कि मेरे खिलाफ खड़े होते हैं। बताइएगा कि आपने मास्टर जो है वो जब किया उससे कितने अरसे बाद आप अपनी ड्रीम जॉब पे पहुंच गए? देखिए, पता क्या होता है? आपकी ड्रीम जॉब कोई भी नहीं होती। ये हमारी यूथ को अंडरस्टैंड करना कि जब भी आप सेटल होते हैं ना, तो आप टेक्निकली अपनी ज़ात पे एक सवालिया निशान लगा देते हैं। मैं कभी भी सेटल नहीं हुआ। मेरी पहली ड्रीम जॉब थी सेल्स में आना। मैं सेल्स में आया। दूसरी मेरी ड्रीम जॉब थी कि मैंने लीडरशिप में जाना है। मैं लीडरशिप में चला गया। तीसरी मेरी ड्रीम जॉब थी कि मैंने स्पीकर बनना, स्पीकर बन गया। फिर उसके बाद मेरी ड्रीम थी जॉब थी कि यार मैंने यूरोप वाइड ना एक सक्सेसफुल स्पीकर बनना। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बन गया। अब मेरी ड्रीम है कि अब मैंने इंशाअल्लाह ताला 40 साल की एज में इतना एक अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग कर देना कि उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं चैरिटी के काम करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में, मैं पूरी दुनिया में जाके मैं जो भी कर सकता हूँ, लेक्चर्स दूँ लोगों के लिए। इस टाइम पे भी हम पूरे पाकिस्तान में 10 लाख फैमिलीज़ हैं, जिनके लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं और जिनको हम राशन दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सफ़ेदपोश हैं, जो बेचारे कोरोना वायरस की वज़ह से घरों में बैठे हैं और बाहर जाके माँगने से भी कासिर हैं, क्योंकि अपनी सफ़ेदपोशी का उन्होंने पर्दा रखना है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अब इंशाअल्लाह ताला मैंने 4 से 5 साल बाद इतना का अपना आगे-पीछे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँ, जहाँ पे भी करूँ, इतना सेटअप अच्छा खड़ा कर लेना कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ और फिर उसके बाद मैं इंसानियत के लिए कुछ करूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ, अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, दुनिया के लिए कुछ करूँ। जब मैं जाऊँ, तो लोग ये ना कहें कि इसने सिर्फ़ अपनी जेब भरी थी, लोग ये कहें कि इसने इंसानियत के लिए कुछ किया था। क्योंकि ज़ुबैर भाई जो देने का फिलॉसफी वो समझे, मेरी अम्मी बताती थी, कहती बेटा देखो, सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना ताला जो बहुत अमीर तरीन इंसान है ना, बाज़ दफ़ा उसके पास तौफ़ीक नहीं होती कि वो किसी गरीब को ₹1 ना दे। अमीर वो नहीं, अमीर वो है जो अपना दूसरों के साथ बाँट के खाता है। वो कहती है कि देने का तरीका क्या है? सबसे पहले कि तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम दूसरों को दो, क्योंकि ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें दिया है। जो वो तुम्हें देते हैं, ये तुम लोगों को दे रहे हो, जब भी हाथ रोकोगे, ऊपर से हाथ रुक जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा मिशन है, अब वो यही है कि इंशाल्लाह मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना। हमने पाकिस्तान में एक फाउंडेशन लॉन्च की है। मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी टीबी की वजह से। मुझे खुद टीबी हुआ था जब मैं बहुत यंग था। मेरे फादर की डेथ हुई थी टीबी की वजह से। तो मेरे लिए वो पर्सनल स्टोरी है। उसके बाद हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहते हैं, जो औरतें बेचारी घरों में बैठी हैं। उनको हम स्किल देना चाहते हैं, उनको हम एक फ्री लोन तक एक्सेस देना चाहते हैं। उसके अलावा जो भी हम कर सकते हैं, अपने नॉलेज के थ्रू मैं दुनिया में एक होप फैलाना चाहता हूँ, एक लोगों को हिम्मत देना चाहता हूँ कि यार आप कुछ भी बन सकते हो। एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट चेज़ सक्सेस, यू चेज़ हैप्पीनेस और अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मकसद लेके आएँ। भाई ये बताइएगा कि अभी करंटली आप कहाँ-कहाँ आपकी मसरूफियात हैं, कहाँ-कहाँ आप बिज़नेस चला रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं और पर डे कितने पाउंड कमा लेते हैं आप? देखिए, मैंने कभी भी अपनी सक्सेस देखिए मैं कहता कहता हूँ अपना ज़ुबैर भाई जो सक्सेस है ना इक्वल्स टू हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन। जितनी आपके दिल के अंदर हैप्पीनेस है ना, जितनी आपके दिल में सैटिस्फैक्शन है, उतने ही आप दुनिया की कामयाब तरीन इंसान हैं। इसका कोई जो है ना पैमाना दौलत नहीं है। तो मैंने कभी भी इन चीज़ों को नहीं कमाया। इतना का अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेता हूँ कि जिससे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ारा हो रहा है। आज वो बच्चा जो यूके में आया था जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह सुब्हाना तआला का दिया सारा कुछ उसके पास है। अपना घर, अपनी गाड़ियाँ, अपने कारोबार सारा कुछ है। 10 साल के अरसे में। चलिए इस टाइम पे मैं अपने ये तो बता देना ऑडियंस को कि पाकिस्तान में जब पहले दिन जॉब की, उस दिन पर डे कितना कमाते थे और आज कितना कमा रहे हैं? ये तो आप ऑडियंस को बता दें ज़रा, ऑडियंस में एक मैं सुन रहा मेरी होगा। एक आदत है कि मैं कभी भी अपने फिगर को कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। इतना बता सकता हूँ कि तब मैं पाकिस्तान में 7,000 मेरी पहली तनख्वाह थी, ₹7,000। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको कितने बड़े हिस्सों के साथ ज़रब दें तो उससे भी बड़ी एक मैं पर डे अल्हम्दुलिल्लाह कमाता हूँ। अब ये कैसे क्योंकि पता इसमें भी चलेगा एक कि 7,000 को कितने से ज़रब देनी है? अब वो उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें। पता क्या होता है? अब यहाँ पे भी एक चीज़ है, हम समझते हैं कि हम नौकरी के थ्रू पैसे कमाएँगे। नौकरी के थ्रू आप एक गुलामी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे जो कि आपकी जेब में आ रहा, आप बिल पे कर रहे हो और दैट्स इट। आपने अगर फाइनेंशियली कंफर्टेबल होना तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 4-5 जगह पे अपने पैर फँसाएँ।
मैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इस टाइम पे मैं अपनी डिजिटल एजेंसी भी लॉन्च की हुई है, उसके अंदर भी काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं स्पीकिंग में भी काम करता हूँ। जिस कंपनी को मैं चलाता हूँ उसका एज़ अ सीईओ भी उस कंपनी को चलाता हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान में भी काफ़ी मेरे वेंचर हैं जो मैं चला रहा हूँ। तो बात करने का मकसद है कि 4-5 जगह से अगर आपको पैसा आ रहा है तो फिर आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप एक ही जगह से ले रहे हैं तो आप टेक्निकली सिर्फ गुज़ारा ही कर रहे हैं। आपका कोई वो टेक्निकली आप कंफर्टेबल होने वाले पोज़ीशंस में नहीं आएँगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे को अंडरस्टैंड करें कि पैसा है क्या? मनी मैनेजमेंट क्या है? ये छोटी एज से पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बच्चे को सिखाना, पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसे को सँभालना कमाल है। अभी ये बताइएगा कि 2 चीज़ें आप शेयर करिएगा अगर आप मुनासिब समझें, कि लाइफ में कौन-सा ऐसा वक़्त था जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी और कौन सा ऐसा वाक़या है जिससे आपको सबसे ज़्यादा को दुःख हो, गम हुआ है, इस चीज़ से गुज़रे हैं आप? जो दुःख की बात सबसे ज़्यादा वो मेरी ये हुई थी कि जिस सिस्टर ने मुझे इस काबिल बनाया था, जिस बहन ने मुझे आज जिस मुकाम पे लेके आई है, उनकी डेथ हो गई थी 2014 में और उसी दौरान मेरे कुछ वीज़ा प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स जमा थे, तो मुझे टाइम पे नहीं मिले तो मैं उनका जनाज़ा अटेंड नहीं कर पाया था। मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी जो है ना वो दुःख वाली और जो सबसे ज़्यादा जैसे इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है ना, मैंने अपने आप को बेबस महसूस किया था। और वही दिन मेरे लिए सबसे खुशी का भी दिन था वो। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? कुछ दिनों बाद जब मेरा गम कम होना शुरू किया तो मैंने फैसला किया कि अब इस बहन का नाम मैंने ता क़यामत कायम रखना है। कैसे कायम रखना? मैंने उनके नाम पे फाउंडेशन लॉन्च की। उनके नाम पे जो हमने फाउंडेशन लॉन्च की उसके तहत आज हम इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। पानी के साफ करने वाले प्लांट लगवा रहे हैं, ठीक है? हम लोगों के लिए तरह-तरह की जो है ना, जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी कर रहे हैं। वो मेरी बहन जो अपनी ज़िंदगी तो कुर्बान कर गई लेकिन उन दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी रोशनी का सबब बन गई। तो वो एक दिन था जिसने मुझे दुःख भी दिया लेकिन उसी दिन ने मुझे बहुत बड़ा अपनी लाइफ़ के अंदर मकसद भी दिया। क्या इंसिडेंट क्या हुआ? कोई हादसाती खुदा न खास्ता मौत थी या उनको कोई टीबी था, उनको टीबी अच्छा, था। सही, सही। जी, तो बिल्कुल। आपके वालिद को भी आप बता रहे थे कोई सेम था जी, कुछ? बिल्कुल। क्योंकि टीबी का सबसे बड़ा इश्यू होता है ये आपके लंग्स को ना खा जाता है। जब आपके लंग्स को खा जाता है ना, तो आपके सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वालिद साहब कितने एज में थे जब आप कितनी एज में थे जब फ़ौत हुए थे? मैं वालिद साहब की डेथ आई थिंक 2007 में हुई थी। मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एंगेज्ड बंदे थे। वो पॉलिटिक्स में और नवाज़ शरीफ और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन थे। जब उनकी डेथ हुई थी तो 60 प्लस आई थिंक वो होते और उनकी 2007 में डेथ हुई थी। लेकिन किसी वजह आपने से बस वो और मैं जो थे ना, वो हमारे दरमियान एक थोड़ा-सा फासला था, तो हम कभी भी एक-दूसरे के करीब नहीं आ पाए। अपनी वालिद की जो डेथ थी, वो तो गम था डेफ़िनेटली एक वालिद का बड़ा गम होता है और साथ सिस्टर की भी थी। उस चीज़ से आपने क्या सीखा ज़िंदगी में? देखिए, पता क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ी बात कि हर इंसान का आपकी ज़िंदगी में एक किरदार है। हर इंसान आप भी है ना ज़ुबैर भाई, आपका भी एक किरदार है, आपने वो रोल प्ले करना है और उसके बाद आपने भी मूव ऑन हो जाना है। ज़िंदगी यही है। आपके ज़िम्मे मकसद क्या है कि जो आपकी माँ, आपकी बहन, आपके वालिद साहब ने जो एक मिशन शुरू किया था ना, आपने मेक श्योर करना कि आने वाली नस्ल तक वो मिशन पहुँचे और जिस हाल में आपने आँख खोली थी, आपकी कोशिश होनी चाहिए मेरी आने वाली नस्ल उससे बेहतर हालत में आँख खोले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये दूसरा गाइड कर दें स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं। आपने कहा कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप यूके में भी काम कर रहे हैं। तो आपके ज़ेरे साया कुछ स्टूडेंट तरबियत लेना अगर चाह रहे हों, कोई आपकी कंपनी में जो है वो कोई इंटर्नशिप करना चाह रहे हो या कोई गाइडलाइन देना चाह रहे हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट्स के लिए? उसके लिए ये कि मैंने अभी एक लॉन्च किया अली यासिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसके तहत हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और यूके में काफ़ी एक्टिवली लेकिन अभी पाकिस्तान में उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके अंडर मैं एक लॉन्च कर रही अली आसिफ यूथ क्लब। तो यूथ क्लब के पीछे मकसद क्या है कि बच्चों को एक तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ देनी 1, सेकेंडली उनके स्किल्स के ऊपर काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना, उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करना, उनके प्रोफेशनल एटिकेट्स के ऊपर काम करना। और फिर उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में उनको हेल्प करनी जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। और अगर कोई बच्चा अब्रॉड जाना चाह रहा है, तो अब्रॉड आना कमाल नहीं है, अब्रॉड आके ज़िंदगी बनाना ये बहुत बड़ा कमाल है। तो उन बच्चों को गाइड करना कि बेटा बाहर जाना बड़ा मकसद नहीं, असल मकसद है कि बाहर जाने की परेशानी को अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने हिसाब को मेंटली रेडी करना कि बाहर जो तकलीफ़ें हैं, मैं उनको बर्दाश्त कर सकता हूँ।
और फिर सबसे बड़ी बात है बच्चों के ज़हन में एक चीज़ बतानी कि बेटा नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम सिर्फ कामयाबी के पीछे भागते हैं, सारा कुछ कामयाबी नहीं, नाकामी ज़िंदगी के अंदर 90% रोल प्ले करती है। नाकामी से भागो नहीं, अगर नाकाम हुए इट डज़ नॉट मीन यू आर नॉट गुड इनफ, इट सिंपली मीन्स कि आपके अंदर कोई खामी है, उनको बेहतर करना और आपको आगे जाना है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये यूथ क्लब का आइडिया होपफुली 2 माह में लॉन्च कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा हमारे मतलब मेरे साथ इन टच होना चाहता है, तो मेरा अपना पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, तो ये मोर देन वेलकम आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब हम प्लान रोल आउट करेंगे, तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इसको पब्लिसाइज़ भी करेंगे। भाई आपकी वालिदा क्या आपके साथ बर्तानिया में मुकीम है या वो अभी पाकिस्तान में ही है? नहीं, वो पाकिस्तान में है। वो मेरे बड़े भाई के साथ होती हैं और बड़े भाई के साथ ही उनके बच्चों के साथ उनको काफ़ी प्यार है। मैंने काफ़ी दफ़ा कहती हूँ, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा, कहती है, "बेटा मैं यहीं पे ठीक हूँ।" तो अभी ख़ैर उनसे डील-शील चल रही है, तो कहती है, "बेटा होपफुली जैसे ये वा" पहले तो उनका जैन में प्लान था, लेकिन किसी वजह से मुझे खुद जैन में पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन अभी इंशाल्लाह उनका प्लान है कि ये वायरस के बाद सिचुएशन जैसे बेहतर होती है, तो उनका मुझसे प्रॉमिस है कि मैं कुछ अरसे के लिए आऊँगी इंशाल्लाह तुम्हारे पास। तो वालिदा ने अभी विज़िट नहीं किया, कोई वहाँ की बहारें नहीं देखी? उन्होंने देखा हो अपनी आँखों से कि मेरा बेटा किस साल में खुश है और उन्हें वो खुशी अभी नहीं मिली उन्हें? नहीं, अभी नहीं। उसकी रीज़न कि जो पहले जो अपना ज़ुबैर भई पहले 5-6 साल होते हैं, वो तो आपकी इतनी तकलीफ़ें होती हैं, कि आप कहते हैं वो दुश्मन भी तकलीफ़ें ना देखे। आप ऐसी-ऐसी तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हैं। तो वो 5-6 साल तो आपको पैरों अभी समझ ही नहीं लगती कि आपके साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप चीज़ों को खड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रगल भी गुज़ारी, उसके बाद 2016 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने वो एक काफ़ी चीज़ें आसान करना शुरू कर दी। अच्छा तो आपने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे आप एज़ ए सीईओ काम कर रहे हैं कंपनी में, तो आपने जब जॉब स्टार्ट की, तो ये बड़ा मुश्किल होता है एम्प्लॉयी के लिए, वो कहीं पे किसी पोस्ट पे जाता है, तो उस कंपनी के आप सीईओ ही बन गए। तो ये सफ़र इस बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएँ कि ये कामयाबी का सफ़र कैसे आपने तय किया और लोग इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ज़ुबैर भाई उसी चीज़ के ऊपर वापस आऊँगा जो मैंने पहले बोली थी। आपके अंदर 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपने कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। आपने कंपनी के अंदर जाके सिंपली अपना टाइम किल नहीं करना। आपको आपके मैनेजर ने बता दिया, हाँ जी, आपने ये करना, आपने वही कर दिया, तो आपने बड़ा कमाल कर दिया। तो फिर आपको मिलेगा भी वही जो आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं कंपनी के अंदर आया था, तो उस दौरान हमारी कंपनी क्या कर रही थी कि हमारी कंपनी जो है वो पेपर इनवॉइसेज़ बेचती थी। तो मैं अपने मैनेजर के साथ सिट डाउन किया, मैंने कहा यार ये आप लोग पेपर इनवॉइस करते हैं, पहले तो प्रिंट करते हैं, फिर इसको पैक करते हैं, फिर मैन्युअली एड्रेस भेज रहे हैं, फिर उसके बाद इसको पोस्ट में भेजते हैं। 15 दिन बाद कस्टमर को मिलती है, तो आपकी इनवॉइस आपको 20-25 दिनों बाद मिलती है, तो टेक्निकली आपका कैश फ्लो का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं कि आप ऑनलाइन इनवॉइसिंग शुरू करें? कहते वो कैसे होती है? मैंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दें। मैंने कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी उसके साथ मिल-मुल के वो सॉफ्टवेयर तैयार करवाया, हमने काम किया। 2-3 माह के बाद हम ई-इनवॉइसिंग करना शुरू हो गए। उससे क्या हुआ कि 31 की रात को कस्टमर के टेबल पे इनवॉइस उसके कंप्यूटर में पहुंच गई और पहली तारीख को उसने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो ऐसा होता कि आपने लकीर के फकीर नहीं बनना, आपने कंपनी के अंदर आके कुछ नयापन लेके आना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ डिफरेंट करना है। दूसरी चीज, कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि हर ऑफिस के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स होती है। आपने कभी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। आपने उल्टा अपने मैनेजर के साथ मिल जाना है और चाहे आपको टीसी करने वाला बोले, जो मर्ज़ी बोले, आपने मेरे मैनेजर के साथ मिलके कंपनी की, ऑर्गेनाइज़ेशन की वेलफेयर के लिए काम करना है। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं ना, आप यकीन करें वो वहीं पे रह जाते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने मैनेजर के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितना आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अगर वो बंदे का पुत्र है, तो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इफ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, दैट्स द ओनली वे यू गोना सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप बाकियों की तरह हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी आपने बात की। अली भाई लास्ट पे 2 चीज़ें मैं आपसे कहलवाना चाहूँगा कि आपने बात की अपनी वालिदा की, वो आपका रोल मॉडल रहे शुरू से अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उनका साया रहे आप पे। और आपने अपनी सिस्टर की बात की जो कि एक यंग एज में जो है वो दुनिया से चल बसी। और अपनी वालिदा और सिस्टर के नाम क्या 2 बातें कहना चाहेंगे? जो आप ऑडियंस भी सुन के इससे इंस्पिरेशन लें कि वालिदा और बहन का कितना मर्तबा है और आप उन्हें क्या कहना, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि हम छोटे होते थे ना, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ऐसा टाइम था कि एक टाइम का खाना होता था, दूसरे टाइम के खाने की कोई गारंटी नहीं होती।
उसके बावजूद हमारे घर में फकीर आता था तो हमारी अम्मी हमारे सामने से खाना उठा के उसको दे देती थी और मैं कहती थी कि बेटा तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिलेगा। आज मुझे जो मिल रहा है, मेरा मानना कि मेरी अम्मी ने उस टाइम पे जो वो छोटी-छोटी कुर्बानियाँ दी थी, आज उनका सिला मैं ले रहा हूँ। आपकी माँ, आपकी बहनें, आपके बाप जो आपके लिए वो चीज़ें करते हैं, कभी भी उनको ना समझे कि वो बेवकूफ़ हैं, कभी भी ये ना समझे वो चीज़ें कर रहे हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने बोला है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम इतना कुछ करते हैं सिर्फ़ जन्नत में जाने के लिए। उस औरत की कदर नहीं करते, उसको जाहिल बोलते हैं, जिसके कदमों के तले वो जन्नत है। तो अपने माँ-बाप, अपने जो जो आपके बहन-भाई हैं, उनको क्योंकि देखिए, एक रूल मैं बोलता हूँ ज़ुबैर भाई, एक रूल है 98/2 का रूल। 98/2 का रूल क्या होता है कि दुनिया के अंदर 98% लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, या तो उनको आपसे लेना-देना नहीं या वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। सिर्फ़ 2% लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, जो आपको फलता-फूलता भी देखना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ जुड़ जाए ना और उन लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी के साथ चला के रखें। आज कई दफ़ा लोग मुझे कहते हैं, "नहीं यार, तुम अपनी प्रेज़ेंटेशन से पहले अपनी अम्मी की तस्वीर मत दिखाना, लोग क्या सोचेंगे तुम्हारी माँ गाँव से है।" मैं कहता हूँ, "नहीं, लोगों को मेरे पास्ट के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को मेरी माँ के बारे में पता होना चाहिए। मैं कभी भी अपनी जो जड़ें हैं ना, उनसे राब्ता नहीं टूट सकता क्योंकि जब आप जड़ों से टूट जाते हैं ना, फिर जितना भी तनावर दरख्त होते हैं, आप एक हवा के झोले के साथ आप गिर जाते हैं। तो अपनी शिनाख्त, अपनी बुनियाद कभी भी उसके साथ नाता मत तोड़ें। बड़ी ज़बरदस्त बात की। लास्ट में अली भाई, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज, आप बाहर बैठे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में जो हैं, उन यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? कोई छोटा-सा मैसेज दे दें ताकि यूथ को फ़ायदा हो सके आपसे। और जो लोग ये ख़्वाहिश पैदा करते हैं कि हम किसी तरीके से बैरून मुल्क पहुँच जाएँ और वहाँ जो दरख्तों पे जो पैसे लग रहे हैं, वो जल्दी-जल्दी ले लें, वो थोड़ा मैसेज दे दें। देखिए, पता क्या होता है कि हमें स सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, हमें सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। और जो छोटे होते हैं, बचपन से इस सिस्टम को ना चेंज करने की ज़रूरत है। कि बच्चा जो है ना मैं बार-बार बोलता हूँ कि वालिदैन को ख़ास तौर पे मैं लेसन दे रहा हूँ कि बच्चे को काबिलियत की तरबियत दें, बच्चे को कामयाबी की दौड़ में क्योंकि कामयाबी की दौड़ जो है, ये ट्रक की बत्ती के पीछे आप उसको लगा रहे हैं। कामयाबी की कोई डेफ़िनेशन नहीं। अगर आपका बच्चा ज़हनी तौर पे खुश नहीं है, तो लाखों पैसे कमा के भी वो नाकाम हो जाएगा। तो फेलियर का राइट दें अपनी औलाद को, अपने बच्चों को फेल होने का राइट दें। अगर फेल हो गया, वो भी आपका बच्चा, जो बच्चा कामयाब है, वही आपका बच्चा नहीं, जो नाकाम होगा, वो भी आपका बच्चा है। जब बच्चा फेल होना सीख लेगा और फेलियर को हैंडल करना सीख लेगा, वो पाकिस्तान में भी कामयाब हो सकता है, वो यूके में भी आके कामयाब हो सकता है। आप यकीन माने ज़ुबैर भाई, मैंने ऐसे भी पाकिस्तानी देखे हैं जो बेचारे पीछे तो वही लग रहा होता कि यहाँ पे दरख्तों से पैसे कमा रहे हैं। आप यकीन करें, वो सुबह उठते हैं, जाके काम पे काम करते हैं, रात को आके सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता आज हफ्ते का कौन-सा दिन है। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है पैसा कमाना और पीछे भेजना और उसके अलावा उनको कोई पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। क्यों? उनको बताया यही जाता है। बेचारों के बाल झड़ जाते हैं, उनके जो मुँह के दाँत गिर जाते हैं, शादियाँ नहीं करवाते, पीछों को इतना उनको पालते रहते हैं। तो ये कि हमें सबसे पहले बच्चों को सही माइंडसेट के साथ यहाँ पे भेजना कि बेटा पहले एजुकेशन हासिल करनी है, सोसाइटी का हिस्सा बनना है और फिर उसके बाद पैसा कमाना है। और नंबर 2 जो पीछे बैठे हैं ना, उनको एहसास करना चाहिए कि जो यहाँ पे बैठा है ना, यकीन माने वो भी मेहनत कर रहा है। बल्कि यहाँ पे आप आके डबल मेहनत करते हैं पाकिस्तान की निस्बत। और फिर जब भी आप किसी काबिल बन जाएँ, दूसरों के लिए कुछ करें। ज़ुबैर भाई अब आप जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप चलती-फिरती एक ज़िंदा लाश हैं। जब आप इंसानियत के लिए, लोगों के लिए कुछ करेंगे, कहते हैं देने के लिए नीयत चाहिए, हैसियत नहीं चाहिए। आपकी जो भी हैसियत है, दूसरों को देना शुरू कर दें। जब आप दूसरों के साथ बाँटेंगे, इतना सुकून मिलेगा, इतना इत्मीनान मिलेगा कि थोड़े में भी आपको सुकून मिलेगा। अच्छा, ऐसे भी पाकिस्तानी हमारी फैमिलीज़ हैं जिनके कोई एक वाहिद फ़र्द या 2-4 फ़र्द कंट्री से बाहर गए होते हैं, चाहे वो यूरोप है, वो बरतानिया है या दुबई या कोई भी कंट्री है। जहाँ पे मैंने देखा कि फैमिलीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारा बेटा बाहर के मुल्क गया हुआ है, हमारा जो वालिद बाहर के मुल्क गए हुए हैं, मेरे फलाँ रिश्तेदार बाहर गए हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन बड़ी लगा लेते हैं कि शायद उन्होंने सारी ज़िंदगी इनको खिलाना है। तो ये मेरा ख़्याल है उतनी मेहनत करना छोड़ देते हैं जितनी करनी चाहिए। उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि आपका एक तवील अरसा है, आप वहाँ पे रहते हैं,
तो जो पाकिस्तान इस तरह की उम्मीदें लगा लेते हैं अपने बाहर जो लोग हैं उनके लिए, उनको क्या मैसेज देते हैं? उनसे भी ज़्यादा ज़ुबैर भाई जो सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है ना, जो बंदा यहाँ पे आता है उसके अंदर मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ॉल्ट है। वो बंदा क्या करता है पीछे इज़्ज़त बनाने की बजाय ना अपना बेचारा वो जो है ना अचार बना लेता है। वो मैंने जैसे बताया यकीन माने मैंने पाकिस्तानी 80% ऐसे देखे हैं जो हफ्ते में सिर्फ़ 1 दफ़ा कपड़े अपने बदलते हैं। अदरवाइज़ बेचारे उन्हीं ही कपड़ों में काम को जा रहे हैं, रात को आके सो रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आके सो रहे हैं। पीछे जायदादें खड़ी हो रही हैं, पीछे पगड़ी भी बन रही है, पीछे गाड़ियाँ भी बन रही हैं, सारा कुछ बन रही है और यहाँ पे बेचारा जो है उसको पता ही नहीं कि हफ्ते का कौन-सा दिन। सबसे पहले मैंने अपनी ज़ात में क्या किया था, मैंने पीछे बिल्कुल दिए हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। अपना घर लिया, अपनी गाड़ियाँ ली, अपने कारोबार खड़े किए। आज वो भी सुकून में, मैं भी सुकून में हूँ। आपके पास ज़ुबैर भाई जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वो आपकी अपनी ज़ात है। कभी भी अपनी ज़ात को इतना नीचे ना लेके जाएँ, जहाँ पे जब आप गिर जाएँ, तो बेचारे पीछे वाले भी गिर जाएँ। उनको अपने ऊपर इतना भी डिपेंडेंट ना करें। पहले सबसे पहले अपने आप को खड़ा करें, जब आप किसी काबिल बन जाएँगे, फिर सबको आप ऊपर खींच लेंगे। पगड़ी बनाने के चक्कर में, कोठियाँ खड़े के चक्कर में सबसे पहले अपना बेड़ा गर्क ना करें, अपनी ज़ात पे मेहनत करें। चले बहुत शुक्रिया अली भाई। कोई और बात जो मैं ना पूछ सका हूँ, आपकी कोई दिल करता हो कि पाकिस्तानियों को आप बात कहना चाहते हो, लास्ट पे कोई कमेंट दे दें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। ज़ुबैर भाई, आपने माशाल्लाह आपका इंटरव्यू करने का स्टाइल बहुत खूबसूरत है। आप बंदे के जवाब में से ही सवाल निकाल लेते हैं और सो फार मेरे ख्याल में हमने हर चीज़ को जो है ना, वो हिट किया है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करूँगा, स्पेशली यूथ के लिए, कि बेटा हमारा सबसे बड़ा अगर हम में से हर बच्चा चाहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, हम कुछ बनना चाहते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश है। बेटा सोचना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप उठाना ये सबसे बड़ा कमाल है। जब ख्वाब सोच लेना तो उसके बाद ख्वाब खुद ब खुद ही पूरे नहीं होंगे, आपको स्टेप उठाना पड़ेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में सही लोगों को लेके आएँ। अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करें, अपनी डाइट के ऊपर फ़ोकस करें, अपनी एक्सरसाइज़ के ऊपर फ़ोकस करें, अपनी लर्निंग के ऊपर फ़ोकस करें। ये 5 चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। और फिर अपने गोल को ओवरनाइट कभी भी अचीव नहीं होगा। 5 साल का गोल बनाएँ, 10 साल का गोल बनाएँ, फिर उसको छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें और आप देखें, आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो बुनियादी है चीज़, अपने आप को कबूल करें। आपका रंग काला है, अगर आपका कद छोटा, आपका कद बड़ा है, आप कुछ भी हैं, अपने आप को कबूल करना सीखें। हम अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं, हम हमेशा दूसरों जैसा बनते हैं, बेटा आप कभी भी दूसरों जैसा नहीं बन सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी मकसद के लिए आपको मुख्तलिफ पैदा किया। आप जो भी हैं, जैसे भी अपनी ज़ात को अपने गले से लगाएँ। जब आप अपनी ज़ात को गले से लगा लेंगे, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर मैजिक होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अली भाई। नाज़रीन, अली आसिफ साहब मेरे साथ यूके से मौजूद थे और उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की। मुझे तो बड़ी प्यारी जो 2-3 बातें लगी, एक तो वो कि ये है कि पेरेंट्स जो कहते हैं उन्हें मान लेना चाहिए, वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बड़ी अहम बात की कि अपने ऊपर पहले इन्वेस्ट करें। जब आप एक स्टैंड कर जाएँगे, खड़े हो जाएँगे, फिर आप मुआशरे को भी साथ लेके चले जाएँगे। अगर आप मुसीबत में रहेंगे तो यकीनन मुआशरा भी जो है, अगर आप पे डिपेंड हो गया तो आपका मुआशरे का जो है उसका भी कुछ नहीं बनने वाला। मुझे और अली भाई को इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स सो